जो एक लाइन आजकल बोलते हैं कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, ऐसे कुछ पद अगर आप बता सकें कि जैसे अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर में किए 11th-12th एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में क्या क्या संभावनाएं हैं? क्या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही कुछ ऐसे भर्तियां निकलती हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कोई डर नहीं है, कोई कमी नहीं है कि कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है कृषि लेके तो उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। आजकल ऐसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिलावट वाला है, और जो खेती कर रहे हैं तो उसमें ये है कि वो पेस्टिसाइड भी डाल दिया है, वेडिसाइड भी डाल दिया है, और उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर हम जैसे यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे खेतों में, और बाई डिफ़ॉल्ट अगर वो यूरिया किसी तरह से नाइट्रेट की फॉर्म में पीने के पानी तक नीचे पहुंच गया तो वो आर्सेनिक पॉइजन का काम करता है और उससे कैंसर भी डेवलप होने की संभावना बन जाती है। मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो आईआईटी जाना है, तो ये वीडियो मेरे किस काम का? ऐसा अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्टर क्यों बनना है, हमें आईएएस क्यों बनना है, या हमें कुछ भी और ये जो 2-3 चीज़ें हैं हमें ये क्यों बनना है? क्योंकि हमारे दिमाग में भरा गया है। क्योंकि हम जिस भी कोचिंग की तरफ ऐसे घुमा के अपनी मुंडी देखते हैं तो वो या तो सीए बना रहा है, या आईएएस बना रहे हैं, या वो डॉक्टर बना रहे हैं, या वो इंजीनियर बना रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 4 ही जो प्रोफेशन हैं या जो पद हैं यही लोग मिलकर के देश को चला रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे समाज में कितने तरह के लोग हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं, इसका हमें आइडिया ही नहीं लगता। हम कोई स्किल सीख ही नहीं पाते, और इसीलिए भविष्य में जाकर के बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट्स तो आईआईटी नहीं पहुंच पाएगा ना, हर स्टूडेंट तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, और हर स्टूडेंट तो आईएएस नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन सभी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है। माने जो सफलता का प्रतिशत है यहाँ पर वो बहुत कम है, ये आप सबको भी पता है। तो क्यों ना हम ऐसे वीडियोस को देखते रहें जो हमारे करियर के ऑप्शंस को हमें बताते हैं। मतलब हमें ऐसा हो सकता है ना कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें सच में किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरी मुलाकात इसी सिलसिले में, करियर सीरीज़ आप तक पहुंचाने के सिलसिले में डॉक्टर दिनेश अरोड़ा से हुई, जो कि खुद एक स्कॉलर हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, किसानों की बहुत ज़्यादा मदद की है, और उन्होंने नई नई जो नस्लें होती हैं, जैसे उन्होंने मुझे हस्कलेस बार्ले या 5 तरह के बार्ले पर वो काम कर रहे थे उसके बारे में बताया था, और बहुत कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि जो खेती है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। माने अगर आप सीख गए तो सीखते ही काम है आपके पास में, और उस काम से आप बहुत अच्छा धनार्जन भी कर सकते हो और समाज को भी एक अच्छे मायने में मदद कर सकते हो। तो जैसे बीटेक हो गया, या जैसे कोई और ऐसे आईटीआई हो गया, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, यहाँ पर आपको स्किल सिखाई जाती है, काम सिखाया जाता है। वैसे ही खेती भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन से ये थॉट चला जाएगा कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। आप बोलोगे कि गलत है साहब, आज तो किसान का बेटा नहीं, हम लोग भी खेती कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। आज हम डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी से मिलने आए हुए हैं। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी जो हैं यहीं पर अजमेर में, हमारे शहर में कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो कि जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो आज हम सर से बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना स्कोप है, क्या भविष्य को लेकर के हम क्या क्या बन सकते हैं, उस क्षेत्र में क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। और हम ये भी सर से जानने वाले हैं कि आज जो स्थिति है भोजन को लेकर के, उसमें कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मज़ेदार प्रश्न जो है हम पूछने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कि आप यहाँ क्या करते हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया। धन्यवाद राहुल जी। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश अरोड़ा है और मैं यहाँ प्रोफेसर सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ, और इस ऑफिस में प्रभारी की हैसियत से कार्य भी कर रहा हूँ। आजकल जो आपने बातचीत पूछी है, यहाँ मेनली हम लोगों का कार्य रहता है अनुसंधान का। हम विभिन्न मैंडेटेड फसलों के ऊपर अनुसंधान का काम करते हैं, और उसमें प्रजनक बीज तैयार करते हैं, नई किस्में विकसित करने के ऊपर शोध का कार्य करते हैं, और अपने लोकल एरियाज़ के लिए, फार्मर्स के लिए जो उनकी समस्याएं कृषि से जुड़ी हुई हैं, उन पर आधारित अनुसंधान का कार्य जो हमारी एक अपेक्स कमेटी होती है उसकी अनुशंसा के ऊपर करते हैं। और वो जो भी रिकमेंडेशन, सिफारिश हम इजाद करते हैं, जनरेट करते हैं,
वो फिर किसान अपने खेतों के ऊपर अपनी उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए काम में लेता है। मतलब कि अगर किसानों को कोई दिक्कत आ रही है तो वो लोग आपसे बात करते होंगे, आप उसमें भी सुझाव दे सकते हैं, और उसके अलावा आप नई किस्में भी इस तरह की तैयार करते हैं जो किसानों की मदद करती हैं। बिल्कुल राहुल जी। इनफैक्ट क्या होता है कि हम लोग विश्वविद्यालय सिस्टम के अंदर कार्यरत हैं, तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में एक कमेटी बनी हुई है जो हर साल 2 बार मीटिंग करती है, और वो ये डिसाइड करती है कि साहब जो अनुसंधान केंद्र हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको किस चीज़ के ऊपर शोध का कार्य आगे करना है। इसी प्रकार कुछ हमारे अखिल भारतीय प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनके अंतर्गत हम नई नई किस्मों के ऊपर कार्य करते हैं, और सरकार को ही देने के लिए प्रजनक बीज भी हम तैयार करते हैं। तो ये जैसे इसका कुछ आप उदाहरण बताइए ना, अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? और अभी हम लोग दोनों सीज़न के अंदर रबी और खरीफ में हम काम करते हैं। रबी सीज़न के अंदर हमने जो प्रजनक बीज तैयार किए हैं, 2 किस्मों के बीज हमने तैयार कर रखे हैं। हमारे पास लगभग 250 क्विंटल बीज अभी उपलब्ध है, और वो 2 किस्में जिनका बीज अब हम आगे एजेंसीज़ को देंगे और फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनमें राज 3077 जो बहुत पुरानी किस्म है लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और ये बेसिकली वंडर व्हीट है। इसको वंडर व्हीट की संज्ञा इसलिए दी गई है कि ये वैरायटी सेलाइन कंडीशंस को भी टॉलरेट कर लेती है, लेट कंडीशंस के अंदर भी इसको ग्रो कर सकता है किसान, और अगर अर्ली लगाता है तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। और ख़ास बात ये है कि इसकी चपाती मेकिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है, जिसको आम लोग बाग खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी वैरायटी है राज 4037 जिसका हमने प्रजनक बीज तैयार किया हुआ है, वो वैरायटी भी अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसी प्रकार हम कुछ शोध कार्य करते हैं गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मूंग और ग्वार फसलों के ऊपर। इसमें नई किस्में हम लोग जो अब पाइपलाइन के अंदर अभी चल रही हैं किस्में, और आने वाले समय के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वो उनका अनुमोदन किया जाएगा, वो भी किस्में प्रस्तावित हैं। तो अब अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आपने कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई का कैसे तय किया? आपके परिवार में ऐसा था या फिर ये आपने चुना? राहुल जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एग्रीकल्चर को चूज़ किया, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दयानंद कॉलेज अजमेर से पूरी की। इसके बाद एमएससी के लिए मैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हो गया, और वहाँ मुझे मेरी चॉइस का सब्जेक्ट सस्य विज्ञान मिल गया, तो मैं बहुत खुश था। और उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से पूरी की। मैं चूँकि विश्वविद्यालय में तीनों सिस्टम चलते हैं, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, तो मैं लंबे टाइम तक एक्सटेंशन से जुड़ा रहा, किसानों के साथ मैंने काम किया, और अब मैं लगभग पिछले 6 साल से अनुसंधान क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ कार्यरत हूँ। तो आप मतलब परिवार से नहीं था, बस आपने? बिल्कुल, मेरे परिवार का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर नहीं रहा है, ये मेरा ही पैशन था कि इसको चुनने के बाद मुझे कृषि से बहुत लगाव हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी में अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, जहाँ क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत जो है वो गाँव के अंदर बसता है, और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60% जनता इस देश की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खेती पर आधारित है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए कृषि जो है वो बैकबोन है, और यहाँ बहुत सारी विपुल संभावनाएं हैं कि हम कृषि के क्षेत्र के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहें तो सोसाइटी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो एक लाइन आजकल बोलते हैं कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, या जैसे आपने अगर उस समय अगर कृषि चुना होगा तो हो सकता है कि उस समय भी ऐसे आईएएस बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए ऐसा रहता था, तो आपको भी थोड़ा ऐसा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा घर पे? राहुल जी, इनफैक्ट ये बात बिल्कुल सही है कि आज किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहता, किसान बनना नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि कृषि में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कृषि के अंदर खर्चा करने के बाद अगर मौसम बिगड़ गया, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, तो कभी कभी आशातीत सफलता नहीं मिलती, या कृषि क्षेत्र में अगर उसको कोई एज एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करता है और कुछ चैलेंजेस आ गए, उसको सफलता नहीं मिली, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी निराशा का भाव आता है। लेकिन आज भी हमारे एक पूर्व डीजी जो सरादना अजमेर के रहने वाले हैं, वो अक्सर इस बात को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि युवाओं को कृषि के साथ जुड़ना चाहिए, और कृषि में विपुल संभावनाएं हैं, बहुत सारा आगे बढ़ने का स्कोप है। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स भी अब इस चीज़ को फेवर करने लगी हैं
कि अगर कोई छात्र सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जाना चाहे, कोई अपना ओन एंटरप्राइज लगाना चाहे, तो उन सबको आगे ले जाकर उन फ्लैगशिप स्कीम्स के मार्फत बहुत आगे बढ़ सकता है। मतलब क्योंकि जैसे जो भी एग्जाम्स अगर युवाओं के मन में यही होता है कि अगर बीएससी कर ली या बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, तो अब हम सरकारी नौकरी की तैयारी में लगेंगे। तो जो भी सरकारी नौकरियां हैं वहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब सिलेक्शन होने की संभावना वहाँ भी कम है। तो अगर उनके पास में परिवार से ऐसी विरासत है, ज़मीन है, कुछ है, तो वो एग्रीकल्चर से आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, ज़मीन है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती में जाना चाहता है, तो आजकल संरक्षित खेती के अंदर जो मौसम से होने वाले दुष्प्रभाव हैं, नुकसान हैं या कोई चैलेंजेस हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी कृषि क्षेत्र में अब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके वो हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जाना चाहे, तो प्रोसेसिंग के अंदर भी कोई अगर बच्चा अपना इंटरेस्ट रखता है तो वो प्रिजर्वेशन, मार्केटिंग, इसके अंदर भी एंटर कर सकता है। इसके अलावा कृषि आदान, जैसे आजकल जैविक खेती के ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, तो जैविक खेती के अंदर जो मूल मंत्र है वो ये है कि किसान स्वयं के ही इनपुट्स तैयार करे अपने यहाँ। तो आजकल उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट के अंदर है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं अगर अपना इस तरफ उद्योग धंधा शुरू करूं, तो उसके लिए बहुत सारे आदान बनाने की भी इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट। इसके अलावा कई तरह के जो जैविक खेती के अंदर और आदान यूज़ होते हैं, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, बीजामृत और कई तरह के और भी कल्चर अब जो खेती के अंदर इस्तेमाल होने लगे हैं, जैव उर्वरक, इनको भी अगर कोई बच्चा उद्यम के रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए भी विपुल संभावना है और कई लोग बाग कर रहे हैं ये काम। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोगों ने इन चीज़ों को स्थापित किया और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और उनको सफलता मिली। कोई एक आध ऐसी आप अनुभव साझा करना चाहेंगे, कोई ऐसी सफलता की स्टोरी हो? अभी रिसेंटली अजमेर में ही एक बच्चा है, उसका नाम थोड़ा सा मैं स्लिप कर रहा हूँ, मिस्टर माथुर हैं वो। उन्होंने अपना स्मॉल स्केल के ऊपर एक उद्योग शुरू किया था जिसमें वो डिफरेंट कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ सैपलिंग्स तैयार कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली मुझे पता लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है और मीडिया का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक तो ये हो गया कि उद्यम के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी के मन में ऐसा कुछ है कि हमारे पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसे कुछ पद अगर आप बता सकें कि जैसे अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर में किए, 11th-12th एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में क्या संभावनाएं हैं? क्या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही कुछ ऐसे भर्तियां निकलती हैं भारत के स्तर पे, या फिर एमएससी के बाद में, या फिर पीएचडी के बाद में? राहुल जी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा स्कोप है। इनफैक्ट अगर कोई, आपने जैसे कहा कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई विद्यार्थी आगे पढ़ना नहीं चाहता और जॉब लेना चाहता है, तो राज्य सरकार में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं, तो उनमें भी वो अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार हमारे देश में लगभग 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र और बहुत सारे संस्थान कार्यरत हैं, तो उनमें भी कई बार वैकेंसीज निकलती हैं। उनमें भी बच्चा अगर चाहे तो वो आगे बढ़कर अपनी योग्यता के अनुसार पद ले सकता है। इसी तरह जो हमारे देश की एपेक्स इंस्टीट्यूट है, ICAR, उनके लगभग 114 संस्थान पूरे देश में संचालित हैं और वो छोटे कैडर से लेके और वैज्ञानिक कैडर तक की भर्तियां करते हैं। और ASRB करके एक संस्था है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर कोई PhD करने के बाद वैज्ञानिक बनने की मानस रखता है और वो वैज्ञानिक बनना चाहता है कि कृषि क्षेत्र में मैं कोई नए शोध का कार्य करूं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकता है। उनका एग्ज़ाम देने के बाद में ASRB के थ्रू अगर सिलेक्शन होता है तो वो अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर वैज्ञानिक के रूप में उसको पदस्थापित करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई वेटरनरी साइंस में जाना चाहे तो वेटनरी के भी बहुत एपेक्स इंस्टीट्यूट हैं, IVRI, वहाँ भी वो अपनी अगर कोई पोस्टिंग लेते हैं तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह डेयरी डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कोई डर्थ नहीं है, कोई कमी नहीं है कि कोई बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है कृषि लेके, तो उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। बस इस क्षेत्र को हाईलाइट नहीं किया गया है। हाईलाइट में
ऐसा मैं कहूँगा तो गलत तो नहीं हूँ? ऐसा है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद कृषि लेने के बाद हमें खेती करनी है, फावड़ा चलाना है। तो खेती अब वो खेती नहीं रही, अब ये पूरी तरह साइंटिफिक चीज़ें हैं। आप ये देखो कि आज अगर हम हमारे देश की बात करें, हाँ। तो हम जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास में खाने के लिए अनाज नहीं था। आज हम निर्यात कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमने जब हमारी पॉपुलेशन आज़ादी के समय जितनी थी उससे 3 गुना बढ़ी, लेकिन फूड ग्रेन्स में आज हमने 6 से 7 गुना वृद्धि कर ली है। तो हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारी जनता का पेट भर रहे हैं। तो स्थिति ये है कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, बस उनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से कृषि के अंदर, कृषि क्षेत्र में कहीं भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर बच्चे चाहें तो उनको अवेल कर सकते हैं। मतलब हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में कभी फूड क्राइसिस हो सकता है? कभी तो नहीं हो सकता। कभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आप ताजुब करोगे कि हम फूड ग्रेन्स के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। सब्जियों की बात करें तो शायद हम पहले नंबर पे हैं वर्ल्ड में। दूध की बात करें तो हम आज पहले नंबर पे हैं। फिशरीज़ के अंदर भी हम पहले दूसरे नंबर पे हैं। एग प्रोडक्शन में भी हम दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारी जो टोटल हम पैदा कर रहे हैं, हमने अपने आप को विदेश के अंदर भी स्थापित किया है और आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में। और ये सब संभव हुआ किसानों की लगन और जो टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के अंदर निकली उनकी बदौलत। ये जान के बहुत ज़्यादा गर्व और खुशी भी हो रही है। और आपने जैसे कि बताया कि स्टूडेंट्स के पास में इतने सारे क्षेत्र हैं अगर वो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं। तो जैसे इसमें मैं समझ पा रहा हूँ, आपने कहा वेटरनरी के लिए जा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर लेकर के भी वेटरनरी के लिए जा सकते हैं? इनफैक्ट जो बच्चे साइंस से हैं वो भी वेटनरी में जा सकते हैं। अगर साइंस एंड बच्चा MBBS में दाखिला नहीं लेता तो फिर नीचे उनकी काउंसलिंग के लिए वेटनरी खुला रहता है। इसी प्रकार जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट्स हैं वो भी वेटनरी का टेस्ट देने के लिए सक्षम हैं, वो वेटनरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनके अंदर वो दाखिला ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने कहा डेयरी के लिए भी एलिजिबल है? बिल्कुल, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चे वहाँ जाके अपना BSc MSc प्रोग्राम ले सकते हैं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, दोनों तरह से वो काम करते हैं। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो उन संस्थानों के अंदर भी दाखिला ले सकता है। वो अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, साइट के ऊपर जाके बच्चा ये देख ले। और ICR भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ICR जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं एडमिशन्स के लिए, उसी तरह ICR भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और जो उनके टीचिंग संस्थान हैं उनके अंदर वो दाखिला देती है। इसके अलावा ICR की जो सीट्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं। अगर कोई बच्चा अच्छी रैंकिंग लेके आता है तो वो स्पॉन्सर्ड सीट के ऊपर विद स्कॉलरशिप दाखिला ले सकता है ऑल ओवर इंडिया अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल। और पूरी पढ़ाई लगभग अगर स्कॉलरशिप से होगी तो वो कम शुल्क में उनकी हो जाएगी। बिल्कुल कम शुल्क में। अब जैसे एक प्रश्न हमेशा हमारे मन में रहता है, आजकल ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिलावट वाला है। और जो खेती कर रहे हैं तो उसमें ये है कि वो पेस्टिसाइड भी डाल दिया है, वीडिसाइड भी डाल दिया है और उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। और आप भी जब ऐसे खेतों में जाते होंगे, फील्ड विजिट करते होंगे, तो ये तो समस्या सामने आती होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बात कितनी सच है, जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा समस्या है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जब हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, और इनफैक्ट हुआ ये कि जब हमारे पास फूड क्राइसिस हुआ करती थी तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। तो उसके लिए हरित क्रांति आई। और बेसिकली जो हरित क्रांति थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है और लोगों का पेट भरना है। तो उसमें जो हाइब्रिड्स निकले, नई नई किस्में निकली, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, अगर हमें प्रोडक्शन चाहिए तो हमें उसके लिए उनमें केमिकल का इस्तेमाल भी करना है। तो लिहाजा स्थिति ये बन गई कि अब कृषि के अंदर रसायन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमें इसके दुष्प्रभाव अब देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी उसके ट्रेसेस, जो केमिकल किसान डाल रहा है उसके ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। जो एनालिसिस हम करते हैं उसके अंदर इवन यहाँ तक बातें रिपोर्ट्स के अंदर आ रही हैं कि एग और मिल्क के अंदर भी उनके ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो पीने का पानी है हमारा, वो भी धीरे धीरे दूषित होने लगा। कि अगर हम जैसे यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे खेतों में, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो यूरिया किसी तरह से नाइट्रेट की फॉर्म में पीने के पानी तक नीचे पहुंच गया, तो वो आर्सेनिक
पॉइजन का काम करता है और उससे कैंसर भी डेवलप होने की संभावना बन जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उससे हमारा पीने का पानी भी दूषित हुआ है। और तीसरा जो इल इफेक्ट आया वो हमारा वातावरण जो वो भी दूषित होने लगा है, ज़मीन की हेल्थ खराब होने लगी है। लिहाजा अब ये बात होने लगी है कि हम अपनी कन्वेंशंस के ऊपर वापस चले जाएं, वापस से हम जो खेती 100 साल पहले किया करते थे, जिसको केमिकल रहित खेती कहते थे, उसके ऊपर हम चले जाएं। तो आज ये भी एक बातचीत आने लगी है और सरकार भी इस ओर लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्कीम्स भी चला रही है कि कैसे लोग इन चीज़ों से जुड़ें। तो इसमें जैसे एक सबसे बड़ा डर तो यही होगा ना कि अगर अभी जो खेती कर रहे हैं उससे यील्ड ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम जैविक खेती पर वापस से जाते हैं और रसायनों का काम में नहीं लेंगे तो एक तो खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा पैदावार कम हो जाएगी, तो फिर वो तो हम फूड क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम अगर जैविक खेती की तरफ लौटते हैं तो निश्चित रूप से फूड क्राइसिस आने की संभावना बन सकती है। लेकिन हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि अगर कोई जैविक खेती करना चाहे तो आपको पूरे खेत को अपने पूरे, एक्चुअल में जैविक खेती जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोडक्ट का, उत्पाद का जैविकीकरण नहीं है। वो एक पूरा प्रोसेस है कि आप उस पूरे क्षेत्र को जैविक में तब्दील करते हो, पूरे खेत को जैविक में तब्दील करते हो। तो अगर किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, उसको पूरे खेत को जैविक में तब्दील नहीं करना, वो शुरुआती स्तर के ऊपर 2 बीघा क्षेत्र को जैविक में तब्दील करे। उसका एक वेटिंग पीरियड है कि लगभग 3 साल 4 साल तक अगर वो उसको पूरे प्रोसेस पे जैविक के जाता है और वो क्षेत्र जैविक में तब्दील होता है, तो निश्चित रूप से जो उसकी उपज हानि हुई, जो उपज कम हुई, उसको वो 3-4 साल बाद वापस से अटेन कर सकता है, उस लेवल पे वापस जो भी कृषि क्रियाएं करके वापस उस लेवल पे जा सकता है। फिर वो वापस अगला जो क्षेत्र है उसमें से कुछ पार्ट को वापस जैविक में तब्दील करे। तो हमें सक्सेशन के अंदर ये काम करना पड़ेगा, ना कि पूरे क्षेत्र को हम जैविक में तब्दील करें। ये आप ही ने पहली बार ये बात बताई है, हमें यही लगता था कि होगा तो फिर शायद पूरा ही ऐसा किसान करते तो हैं। जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये हमने हमारे घर के लिए उगा रखा है और वो वाला जो है वो हमने बाजार के लिए उगा रखा है, मतलब ये हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे गोबर के अलावा और बाकी हम सब कुछ मिला देंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कुछ आपको अनुभव पता है जो किस चीज़ में कितनी मिलावट है, हमारे लिए कितना नुकसान वाला है, अगर आपकी किसी से बातचीत में पता चला होता? मैं तो राहुल जी, देखो, जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसके आधार पे आपको ये बता सकता हूँ कि एक्चुअल में जो हम फूड ग्रेन्स खा रहे हैं, जो हम जैसे गेहूँ, चावल या बाजरा, ज्वार खा रहे हैं, तो ऐसी खेती जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जो हमारी कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, उनके अंदर केमिकल की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनमें ज़्यादा बीमारी और कीड़ों का प्रकोप नहीं होता, तो किसान उनके अंदर बहुत ज़्यादा छिड़काव नहीं करता, वो बिल्कुल सेफ़ है। गेहूं में भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती, गेहूं जो के अंदर भी सबसे ज़्यादा समस्या आती है सब्जियों में और फल में। वो 2 तरह से समस्या आती है कि सब्जियों के अंदर इनवेरिएबली कीड़ों का अटैक, बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो किसान उनमें दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो उसमें हमें कॉशियस होकर काम करना चाहिए। पर्टिकुलरली बैंगन, टमाटर, मिर्ची, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड लोड इस्तेमाल होता है। इसी तरह फल में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि अब जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इसको व्यापार बना के काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इनको पकाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कितना करो, कितना किसी केमिकल का वेटिंग पीरियड है उसको आप वेट करो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोग बाग जो इसको प्रोफेशन बना लिया जिन्होंने फार्मिंग को, और इसमें अर्न करना चाहते हैं ज़्यादा, वो अंधाधुंध केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब्जी और फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अनाज में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। तो एक प्रश्न आपसे ही रहेगा कि आजकल बच्चों में, फीमेल्स में या हम बड़ों में भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जैसे B12 का तो मैं भी शिकार रहा हूँ, और भी कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिर आयरन की डेफिशिएंसी। तो ये जो आप जिन पे काम कर रहे हैं, जो बाकी साइंटिस्ट जिन पे काम कर रहे हैं, ये कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं, वेराइटीज़ हैं क्या? वेरी गुड। आजकल राहुल जी, बिल्कुल जो रिसेंट रिसर्च है, पहले हम बात करते थे फूड सिक्योरिटी की, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। इनफैक्ट ये जो आप बात कर रहे हो कि डेफिशिएंसीज, आजकल हमारी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई। हम हमारे कन्वेंशनल फूड्स को छोड़ के, जो पहले लोग बाग
छाछ, राबड़ी और इस तरह की चीज़ें अपने फूड में खाया करते थे, उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। आजकल बच्चे पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर इस तरफ ज़्यादा झुक गए हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हुई, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हुआ, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है कि बच्चों में कई तरह की डेफिशिएंसीज आई हैं। तो निश्चित रूप से हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ देखना ही पड़ेगा। आजकल बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिनके अंदर कंटेंट जो हमारे एसेंशियल रिक्वायर्ड कंटेंट्स हैं वो कन्वेंशनल वैरायटी की वजह ज़्यादा है। जैसे बाजरे की कुछ, बाजरा वैसे तो बहुत न्यूट्रिटिव सीरियल है, मिलेट है इनफैक्ट, और उसके अंदर भी हमने बायोफोर्टिफिकेशन करके जिंक और आयरन कंटेंट जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे कन्वेंशनल वैरायटीज़ के अंदर आयरन कंटेंट लगभग 50-55 ppm हुआ करता था, वो अब 80-85 ppm हो गया। और इसी तरह से जो जिंक कंटेंट है वो कन्वेंशनल वैरायटी के अंदर 30 ppm के आसपास होता था, वो 40-45 ppm बढ़ा के कर दिया। तो ये वैराइटीज़ हमारे लिए हेल्पफुल हैं। आपने देखा होगा कोविड पीरियड के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो जिंक अलग से हमें प्रेस्क्राइब किया करते थे। रीज़न ये था कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो कई तरह की हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटी के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रोल प्ले करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम बायोफोर्टिफाइड इन वैराइटीज़ का इस्तेमाल, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लाइकवाइज अगर हम किसी को जिंक, कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो ज्वार, सोरगम जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह राजगिरा वैसे तो क्या है, अंडररेटेड फूड है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन अभी नहीं मिली है। राजगिरा रामदाने के नाम से भी आता है और ये इतना न्यूट्रिटिव फूड है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है। रागी जिसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर भी कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ईजीली पैलेटेबल है। खास बात ये होती है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन कितना हमारे अंदर हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को भी एड्रेस करना है कि हम, जैसे मिल्क प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल है, रादर देन कि हम एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं या हम कोई नॉनवेज खा रहे हैं, उसके बजाय अगर हम दालें खाएंगे तो दालों में जो अवेलेबल प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो हमें इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगी और हमारे को न्यूट्रिशन देगी। तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो इस तरह से अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज हैं तो वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, वो भी कैल्शियम रिच है, ऑयल कंटेंट भी है। सोयाबीन, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को कोई और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जैसे टमाटर के अंदर लाइकोपिन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उन चीज़ों को अपने न्यूट्रिशन में बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी पर्टिकुलरली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आजकल लोगों में को ये एक क्रेज़ रहता है कि साहब मैं ऐसी चीज़ों का अपने फूड के अंदर इस्तेमाल करूं जिससे मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहूं। तो नींबू, विटामिन सी जहाँ भी है, आंवले को हमने अमृत की संज्ञा दी, इसीलिए दी कि अगर आंवले के अंदर जो विटामिन सी है वो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। तो आंवला तो वाकई अमृत है। अगर उसको हम अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालता है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है, काम करता है। आपने देखा होगा, इसी का एक उदाहरण है कि आजकल बाज़ार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट टीज़ मिलती हैं जिनके अंदर आंवला टी, लेमन टी, ये तुलसी टी, तो तुलसी के अंदर भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से हम, अगर हमारे चारों तरफ जो कुछ उपलब्ध है खेतों के अंदर, हमारे बाज़ारों के अंदर, अगर हम उसको अच्छा घर पे भी उगा के हम इनको अपने फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं तो उससे भी हम हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख सकते हैं। अब यहीं से 2 क्वेश्चन निकला है। एक क्वेश्चन तो ये कि जैसे आपने जो भी अभी हमको वैरायटीज़ के बारे में बताया, जैसे बाजरे की हो गई या जौ की हो गई, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करके कहाँ से ले सकते हैं? इनफैक्ट ये थोड़ा सा इशू है। अगर आप किसी भी जगह से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो पहली चीज़ तो, अगर कोई जैविक उत्पाद के नाम से कोई उत्पाद बेच रहा है और आप जैविक उत्पाद लेना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि भाई वो सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड सोसाइटी है या नहीं। तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि 100% कि भाई ये जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% वही चीज़ है। या फिर किसी की कोई क्रेडिट है मार्केट के अंदर कि भाई जो चीज़ वो दे रहा है वो जेन्युइन है। अदरवाइज फिजिकल अपीयरेंस से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि साहब मैं जो बाजरा खाने जा रहा हूँ वो बाजरा बायोफोर्टिफाइड है या नॉर्मल है। उसको हम फिजिकल अपीयरेंस से नहीं पता लगा सकते। बस उस जगह से जहाँ से हम ले रहे हैं उसकी क्या उसकी क्रेडिट है मार्केट के अंदर, कितना वो विश्वसनीय है, या अगर वो जैविक उत्पाद है तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, तभी हम उन चीज़ों के ऊपर फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। अन्यथा नहीं कर सकते। अन्यथा नहीं कर सकते। अब जैसे एक प्रश्न आपने कहा था कि थोड़ा बहुत हम उगा भी सकते हैं, तो हम अगर घर पे उगाना चाहें, क्योंकि हमने ऐसा प्रयास किया है और बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं,
तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? जैसे कि अगर सब्जियों में थोड़ा हमें सहायता मिले तो हम गेहूं अनाज तो एक बार ही ले लेते हैं, साल भर चल जाता है, लेकिन अगर सब्जियों के बारे में जैसे आपने कहा उसी में अडल्ट्रेशन ज़्यादा है या उसी में ही केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या है ऐसा जो घरों में, अगर हमारे पास में 100 गज या 200 गज ज़मीन है, या पौधों में हम क्या क्या उगा सकते हैं? तो अगर आप उस पर थोड़ा सा। आप बिल्कुल, अगर संभव हो तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप जो हमारी कन्वेंशनल वैरायटीज़ हैं, देसी बीज हैं, उनका इस्तेमाल करें। वो वैरायटीज़ इंसेक्ट और डिजीज़ के लिए प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रखती हैं, उनमें अपेक्षाकृत कीड़े और बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो इस तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो पुराने किसान लंबे टाइम से इन सब चीज़ों को काम में लेते रहे, उनके पास वो बीज उपलब्ध है। अगर आपको वो बीज नहीं मिलता तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार में जो उपलब्ध बीज है उसको भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सारी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां उपलब्ध हैं वो सब आप लगा सकते हो। केवल कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डेलिकेसी की ज़रूरत है, जिनमें बहुत ज़्यादा केयर लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ भिंडी, करेला, बैंगन, कुकुरबिटेसी की जितनी भी फैमिली की सब्जियां हैं, लौकी, तुरई, ये सब हम घर पे उगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम घर पे बनाकर उनको अगर रेगुलरली अपनी सब्जियों के ऊपर स्प्रे करें तो वो एक तरह से एंटीफिडेंट का काम करते हैं। यानी कि उनके अंदर जो स्मेल है, जैसे नीम के उत्पाद अगर हम अपनी सब्जियों के ऊपर छिड़केंगे तो उसमें एक जो तीखी स्मेल आती है वो इंसेक्ट को रिपेल करती है, उसको दूर भगाती है। दूसरी बात, वो उसके खाने की क्षमता को, एंटीफिडेंट का काम करता है, उसके खाने की क्षमता को कम करती है कि वो उस चीज़ को, जैसे पसंद नहीं है कोई चीज़ हमें, तो होता क्या है कि हम उस चीज़ को कम खाना पसंद करते हैं। अगर हमारे सामने आपने रसगुल्ला रख दिया, गुलाब जामुन रख दिया और साथ में आपने खिचड़ी रख दी, तो हो सकता है कि मैं खिचड़ी को नहीं खा के मैं गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाऊं। तो बात यही है कि कीड़ा भी जो है वो अपनी पसंद की चीज़ सबसे पहले खाना पसंद करता है। तो अगर हमने उसके ऊपर ऐसी कोई स्मेल डाल दी, नीम का तेल डाल दिया या नीम के कोई उत्पाद डाल दिए, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, दूसरी चीज़ के ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसे उत्पाद तैयार कर सकते हो जैसे नीमास्त्र। नीमास्त्र बहुत आसान है तैयार करना कि आपने 20 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 किलो देसी गाय का गौमूत्र और 5 किलो नीम की पत्ती उसमें डाल दी। डालने के बाद में आपने उसको 48 आवर्स के लिए फर्मेंट किया और उसके बाद उसको आपने 100 लीटर में कन्वर्ट करके और डायरेक्टली अपनी सब्जियों के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो वो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर कोई किसी के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो उसका भी विकल्प है, बाज़ार के अंदर नीम के तेल उपलब्ध हैं, 1000 ppm, 1500 ppm, 10,000 ppm कैपेसिटी के उपलब्ध हैं। 2 से 3 ml अगर वो इनवेरिएबली 10-12 दिन के इंटरवल पर डालेंगे तो उससे भी हम कीड़े का प्रकोप रोक सकते हैं। इसी प्रकार इस समय जैसे नीम की निम्बोलियाँ सब जगह उपलब्ध हैं, तो नीम के अंदर जो एजाडिरेक्टिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो ही ये सारे काम करता है। और अगर अपन उनको इकट्ठा करके और पानी के अंदर डाल के क्रश करके छानने के बाद उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो सारा का सारा ये जो इंसेक्ट के प्रति रिपेलेंट कैपेसिटी है या इंसेक्ट को रोकने की क्षमता है, वो सारे काम कर सकता है। इसी प्रकार कई तरह की आजकल बायो एजेंट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जो फंगल डिजीज़ को चेक करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि NRCSS नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस है, इनके पास एक बायो कंट्रोल लैब है। तो ये बहुत सारे जैव उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं जिनको हम अगर घर पे तैयार करना ना चाहें तो इनसे लेके अगर स्प्रे करते हैं तो कई तरह की कीड़े बीमारी से निजात पा लेते हैं और हम जो कुछ खाते हैं वो हमें केमिकल रहित मिलता है। इसमें जैसे एक चीज़ ये कि लगभग सभी सब्जियों के बीज हमें हर बार चेंज करने होते हैं, पौधे बदलने होते हैं, या फिर कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो उन्हीं पौधों में चलती रहती हैं? वैसे तो ज़्यादातर जो बीज अब उपलब्ध हैं बाज़ार में वो सारे हाइब्रिड सीड्स उपलब्ध हैं, लेकिन कई चीज़ों के देसी बीज भी उपलब्ध हैं, जैसे मटर है, चना है, जो घर पे आपके अमून उपलब्ध है। अगर आप मटर लगाना चाहते हो तो जो आप मार्केट से मटर ला रहे हो उसको भी लगा सकते हो। फ़र्क जो पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि जो उत्पादन हाइब्रिड्स में मिलेगा उसकी बजाय इनके अंदर हमें उत्पादन थोड़ा सा कम मिलता है। इसी प्रकार जो सब्जियां हाइब्रिड बीज बाजार में मिल रहे हैं, हम देसी का बीज लेके आते हैं तो उनमें थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि उत्पादन क्षमता घट जाती है देसी बीज में, हाइब्रिड्स के अंदर उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। इसीलिए उनके अंदर उनकी डिमांड जो है वो फर्टिलाइजर ड्रिवन डिमांड है, उनको पेस्टिसाइड
का उपयोग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, कीड़े को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनमें कीड़ा भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हम अगर उन्हीं बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उत्पादन थोड़ा सा घट जाएगा। बाकी अगर एक बार हम बीज लेके आते हैं और उनको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उत्पादन ले सकते हैं। कोई कुछ आप शुरू करने के लिए कुछ आप सरल अगर कुछ सुझाना चाहें तो, नहीं तो ज़्यादा चुनौती देख करके तो हम तो शुरू में डर के भाग जाएंगे। नहीं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल तो आप किचन गार्डन का एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। अगर हमारे पास 100 गज ज़मीन है, 50 गज ज़मीन है, तो हम उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना के कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो रूफ टॉप के ऊपर भी आजकल कई प्लास्टिक के बैग्स अवेलेबल हैं, पोर्ट ट्रेज अवेलेबल हैं। पोर्ट ट्रेज के अंदर हम छोटे छोटे सीडलिंग्स तैयार करके और उनको हम प्लास्टिक के जो पॉट्स आते हैं उनको हम रूफ़ के ऊपर रख के, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई रूफ़ के ऊपर ज़्यादा लोड हो जाएगा, वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो आजकल उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके अंदर हम सॉइल के कल्चर अवेलेबल हैं, वो भी मार्केट से लाके और उनसे हम सॉइल तैयार कर सकते हैं। पीट अवेलेबल है, इस तरह की कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम लाके सॉइल के साथ 50% सॉइल और 50% वो चीज़ें मिक्स करके वो सॉइल तैयार कर लेते हैं, जिससे लोड भी कम हो जाता है, वज़न भी छत के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहता। और प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर, प्लास्टिक के बैग्स के अंदर हम सब्जियां छत के ऊपर भी उगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से प्रॉब्लम आ रही है, तो आजकल नेट अवेलेबल है, 50% 75% शेड नेट्स अवेलेबल हैं। उनका एक फ्रेम बना के उसके ऊपर अगर आप उस नेट को डाल देंगे तो गर्मी से प्रोटेक्शन हो जाएगा। और कई बार तो इंसेक्ट भी डायरेक्टली उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, तो इंसेक्ट को भी रोकने का काम करती है। तो ऐसे कुछ कुछ सब्जियों आपको जो शुरू में सुझा दें कि ये इनसे शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो इजी सब्जियां हैं, जैसे हम पालक बहुत आसानी से लगा सकते हैं, मटर आसानी से लगा सकते हैं, और गाजर, मूली ये बहुत रूट क्रॉप्स हैं, ये आसानी से लगा सकते हैं। आलू भी आप घर पर लगा सकते हो, आलू में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने देखा होगा आलू अक्सर क्या होता है कि सर्दियों के अंदर स्प्राउट होने लग जाता है, हाँ, अंकुरित होने लग जाता है, उसके ऊपर आपको अंकुरण दिखा होगा। तो अपन ऐसा जिसके ऊपर वो आँख उगने लग गई, वही समय आलू लगाने का भी है मैदानों के अंदर। यहाँ हम उस समय, जिस समय उसके अंदर आप घरों में देखते होंगे कि आलू के ऊपर से एक आँख जो है कली फूट के पौधा सा निकलने लग गया छोटा सा, तो वही समय लगाने का। आप उस समय आलू के 2 हिस्से करके उनको लगा दें। और सर्दियों में ज़्यादातर जो सब्जियां लगती हैं उसमें जैसे मटर है, चना है, इनको सर्दियों में लगा सकते हैं। पालक आप राउंड दीर लगा सकते हो, टमाटर, बैंगन, मिर्ची राउंड दीर लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। कुकुरबिट्स की जो फैमिली की सब्जियां हैं जैसे लौकी, तुरई, इनको ज़्यादातर हम फरवरी मार्च के अंदर इनकी बुआई करते हैं और इस समय ये अपना उत्पादन देती है। तो ये सब्जियां इस समय हम ला सकते हैं, सब आसानी से लग जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर अपना कोई बहुत खास अनुभव हमसे साझा करना चाहें? पहले जब मैं, राहुल जी, एक्सटेंशन सिस्टम जो मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन सिस्टम का मतलब केवी के सिस्टम में हुआ करता था, तो मैं वे बैक, ये आपको बातचीत बता रहा हूँ 90 के आसपास की, कि एक किसान था, वो हमारे पास, हम लोग ट्रेनिंग किया करते थे किसानों के लिए, और हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी बेर बडिंग के ऊपर, कि बेर के ऊपर कलिकायन करके कैसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हमने एक टारगेट ग्रुप 30 लोगों को हमने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, और आप सरप्राइज़ करोगे कि उसमें से एक किसान जो इसमें इंटरेस्ट रखता था, अब 30 में से एक किसान हमारे पास आया और उसने कहा, सर मैं रियल सेंस के अंदर बेर का बगीचा स्थापित करना चाहता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी लगभग 10-15 पौधे लगे हुए हैं जिनको मैंने जोधपुर से ख़रीदा था और वो बडेड प्लांट में लेके आया था। तो मुझे अच्छा लगा कि सब ये किसान आगे होके इस चीज़ को चाहता है, तो हमने उसको, किसान को सलाह ये दी कि साहब आप लगभग कितना क्षेत्र है आपके पास, तो उसने कहा साहब मैं 400 बेर के पौधे लगाना चाहता हूँ। हमने उस किसान के यहाँ कुछ तो कलिकायन वाले पौधे और कुछ देसी पौधे उपलब्ध करवाए, और उस किसान के लगभग 400 पौधों का प्लांटेशन करवाया। उसके बाद उस किसान को हमने बडिंग टेक्निक सिखाई, और उस किसान ने हमारे साथ साथ खुद भी उस बडिंग टेक्निक को अपने खेत में इस्तेमाल किया। नागौर का वो किसान जो है, वो आज रामाकृष्ण सोलंकी नाम है उस किसान का, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि उसकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो किसान मैसनरी का काम करता था, चूने भाटे का काम करता था, और वो ये कहता था साहब मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं खेती के अंदर ही अच्छा कुछ एक्सेल करना चाहता हूँ। आज उसके पास इतना बढ़िया बगीचा स्थापित है कि वो किसान खुद इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो ये कहता है कि साहब अगर मेरी लगाई हुई बड किसी भी किसान की फेल हो जाएगी तो मैं 1000 रुपये का इनाम दूंगा। और उसने अपने यहाँ एक ही पौधे पे 3 तरह का कलिकायन करके, एक ही पौधे के ऊपर 3 तरह के बेर
वो उत्पादन ले रहा है। वो किसान आज मार्केट में जब भी अपना बेर लेके जाता है तो लोग वो एडवांस में खड़े होकर उसका इंतज़ार करते हैं कि रामाकिशन सोलंकी जी जब बेर लेके आएंगे तो उनसे हम बेर परचेज करेंगे। वो इसमें इतना चेंज करते हैं कि वो उन बेर की ग्रेडिंग करते हैं। जो सबसे मोटे साइज़ का बेर है उसको ग्रेड करके 50 रुपये किलो, जो मीडियम साइज़ का बेर है उसको 40 रुपये किलो, और जो उससे सॉर्टिंग करने के बाद छोटे साइज़ का बेर है उसको 30 रुपये किलो बेचते हैं, और नेट के अंदर उसकी पैकिंग बना के वो लेके जाते हैं। यू विल वंडर कि वो जिस तरह से पैकिंग बना के लेके जाते हैं उसी रेट से उनका बेर सेल होता है, एडवांस में उसकी बुकिंग रहती है। तो नाउ ही इज़ अर्निंग लाइक एनीथिंग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी किसान में करने की ललक है, इच्छा है, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के भी एक्सेल कर सकता है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसा रामाकिशन जी ने किया। आज वो पुश्तैनी काम छोड़ के और बहुत अच्छी इनकम इस बेर से, ही इज़ नोन एज एक्सपर्ट ऑफ बेर। क्या बात है। तो ऐसा काम भी किसान कर सकते हैं, और बहुत सारे किसान हैं जो ऐसा काम अब कर रहे हैं, जिन्होंने एंट्री ली, उस ट्रेड को अपना प्रोफेशन बनाया, अपना पैशन बनाया, और उसमें एंट्री लेने के बाद वो किसान अब, जैसे जोधपुर का एक किसान है जिसने आयुर्वेद के ऊपर काम शुरू किया था, प्रजापति, और वो उसने एक लग्जेटिव प्लांट होता है उसकी उसने खेती प्रारंभ की, सोनामुखी, और आज वो किसान इसको इस लेवल पे लेके गया है कि वो सोनामुखी प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसके पास में बैचेस आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो लोगों को सोनामुखी खेती सिखा रहा है, खुद सोनामुखी खेती कर रहा है, और आयुर्वेद सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ये जो पॉली हाउस है तो वो क्या नेगेटिव ही होता है या अच्छा भी हो सकता है? जैसे मैंने सुना है कि पॉली हाउस में कुकुम्बर के ऊपर ऐसे पाउडर इतना ज़्यादा रहता है और एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, और वो लोग कुछ इंजेक्शंस लगा के एक ही दिन में 2 दिन में ही उसको तैयार कर लेते हैं फसल को। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राहुल जी। इनफैक्ट क्या है कि आजकल पॉली हाउसेज कई किसान लगा रहे हैं, और उसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि सरकार की बहुत अच्छी सब्सिडीज़ अवेलेबल है। अगर हम एक पॉली हाउस लगाते हैं 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर, तो उसमें सरकार लगभग 50% अनुदान देती है। यानी कहने का मतलब, अगर एक यूनिट में 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 20 लाख रुपए सरकार उसमें छूट दे देती है। तो लोगों का एक इंटरेस्ट उसकी तरफ जागृत हुआ, और उसमें ज़्यादातर लोग कुकुम्बर, यानी कि जो आप खीरा कह रहे हो, पार्थेनोकार्पी खीरा है ये। इस पार्थेनोकार्पी खीरे की विशेषता ये है कि इसमें जितने फ्लावर रहते हैं इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे मधुमक्खी यूजुअली पॉलिनेशन का काम करती है, तो इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। ये पार्थेनोकार्पी जो खीरा है, इसके अंदर हर फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा और वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो लोगों का इंटरेस्ट ये है कि साहब हम कुकुम्बर की खेती इसमें करें, शिमला मिर्च की खेती करें, तो इस तरह की खेती करें। अब जो आपने जो बात कही कि इसमें एटमॉस्फेयर, तो ये पॉली हाउसेज के अंदर क्या होता है कि चूँकि प्लास्टिक शीट रहती है ऊपर, तो ये एक तरह से जो हमारी गैसेज हैं उनको अंदर इकट्ठा कर लेता है, और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो इसलिए क्या आपको हो सकता है इसमें सफोकेशन फील होता हो, भाई नेचर इस तरह की चीज़ है ये। तो उस टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेते हैं, इसमें फ़ैन लगे रहते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा रहती है। दूसरी बात आपने कहा कि उसके अंदर वो पाउडर सा रहता है और केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग बाग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर खीरे की, कुकुम्बर की खेती कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि उनको ये चाहिए कि मैं एक पॉली हाउस से कम 25 टन 26 टन प्रोड्यूस ले लूँ, क्योंकि अगर हम उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैलकुलेट करेंगे तो 10-12 टन अगर प्रोड्यूस आ रहा है तब तक तो उसकी कॉस्ट निकलती है। अब अगर वो इससे आगे जा रहा है तो उसको जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, रेगुलर उसके अंदर इंसेक्टिसाइड डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, उसमें स्टिमुलेंट्स डाल रहा है। तो कुल मिला के उसमें केमिकल की मात्रा नो डाउट जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि साहब मैं पॉली हाउस के अंदर भी अच्छी चीज़ उत्पादन करूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं और अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं तो पॉली हाउसेस के अंदर हम उन चीज़ों को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद कन्वेंशनल स्प्रेज, विद लिमिटेड, हम सीमित उपयोग रसायन का करते हुए हम ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, संरक्षित खेती का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उसको अगर कोई किसान अपनाता है, कोई युवा अपनाता है और इसमें एक्सेल करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये आज एक डाउट क्लियर हुआ मन से।
लेकिन मतलब ये तो है कि अगर ऐसा खीरा है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है जो इस तरह से उगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो निश्चित रूप से केमिकल लोड जिसमें ज़्यादा है वो नुकसानदायक हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल ओपन फील्ड के बजाय जो ये संरक्षित खेती के अंदर इस तरह के यूनिट्स लगे लोग कर रहे हैं, उसमें वो अभी तक की रिपोर्ट से कहती हैं कि केमिकल्स का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन, उनका एक ही एम है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन लें, ताकि उनका धनार्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाँ, बस थोड़ा सा लोभ लालच छोड़ करके हमको, हाँ, लोभ लालच छोड़ना पड़ेगा और हमें सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो हम, अगर हम इस चीज़ को खाएंगे हमारे स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव डालेगी, और वही चीज़ हम हमारे बच्चों को या हमारी जनरेशन को खिला रहे हैं तो वो उनके स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव डालेगी। तो थोड़ा सा अगर हमारे अंदर ये सोच विकसित हो और हम ये सोचें कि हमें सब खेती जो है बिल्कुल वो एक तरह से व्यापार के रूप में नहीं करके सोसाइटी के उत्थान के लिए भी इसको ध्यान में रखते हुए करना है, तो ही हम इससे अच्छा, हम हमारी जनरेशन्स को अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। सच में मतलब ये प्रेरणा देने वाला है। अगर कोई भी अपना जीवन कृषि क्षेत्र में देखना चाह रहा है और एकदम ज़मीन से जुड़े रहने का मौका भी इसमें मिलता ही है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। और अंत में बस मैं यही चाहूँगा कि अगर आप विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहें तो। बिल्कुल सही बात है कि आजकल विद्यार्थी और हमारा युवा जो है वो खेती से बहुत ज़्यादा मुंह मोड़ रहा है। वो कृषि को ये समझता है कि साहब कृषि तो सबसे निचले दर्जे का कार्य है। तो निश्चित रूप से उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास पुश्तैनी खेती चलती आ रही है तो हम उसमें भी अच्छा कर सकते हैं और उसको अपना पैशन बनाएं। मैं ये कहूँगा कि उसको इतना ज़्यादा दिल में उतार लें कि उसके प्रति आपके दिल में ये जागृत हो जाए कि मुझे अगर करना है तो खेती में बहुत कुछ करना है। क्योंकि अब हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, जो लोग बाग खेती के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने अपना पैतृक धंधा छोड़ के खेती के अंदर एंट्री ले ली, और खेती के अंदर वो अब सेकेंडरी एग्रीकल्चर में एंट्री लेने के बाद बहुत सारा एक्सेल कर गए। तो जब हमारे पास पुश्तैनी चीज़ें, पुश्तैनी ज्ञान उपलब्ध है और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, तो क्यों नहीं विद्यार्थी इसको अपना पैशन बना के, इससे प्यार करके इसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो अपना बिजनेस करना चाहें, चाहे वो जैविक खेती की तरफ एंट्री लेना चाहें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहें, या अपना ही कुछ उद्योग धंधा करना चाहें, निश्चित रूप से उनको आगे आना चाहिए, इसको अपना पैशन बनाना ही चाहिए। तो अंत में बस आपसे हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने इतना समय दिया और इतनी सारी सीख दी, और ज़रूर से हम भविष्य में आपसे प्रेरणा लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो प्रेरणा लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, और जिनके खेत हैं वो करना शुरू कर देंगे, और जिनके नहीं हैं वो कुछ ऐसा विचार करना शुरू कर देंगे। और अगर कभी और हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल जी।